Yes, class. Lecture number 9, recorded video lecture series. Last lecture I had started, or we commenced with the adoptions part. Maintenance we have already done, and adoptions part we had started, which I continue today. And we will be reading all the statutory provisions. Overall broad view I have given you last time. Only one thing which I could not cover in that lecture was this. Effects of adoption मैंने आपसे डिस्कस किया था. Now see, effects of adoptions मैंने अब तक आपको क्या बताया. Number one, that the child once adopted will be transported or transferred from the family of birth to the adoptive family. तो उसका आपको एग्जांपल भी देता है कि जैसे नर्सरी में पौधा खरीदा जाता है वो तभी गमले में रहता है, इट्स इन अ कुंडी, इन अ वेसल, और फिर उसको निकाल के बड़े जगह पे लगाया जाता है ताकि उसकी बराबर से ग्रोथ हो सके. सो नर्सरी से उसको ट्रांसफर कहा गया जहाँ उसको उसका जो ट्री प्लांटेशन था वो करने का था. सिमिलरली यहाँ पे क्या हो गया, प्लेस चेंज हो गया, फैमिली चेंज हो गया, ऑल पुराने जो रिश्ते हैं वो सब खत्म हो गए और नए रिश्ते क्रिएट हो गए. एंड नाउ ऑनवर्ड्स आफ्टर द वैलिड एडॉप्शन, एडॉप्शन हैज़ टू बी वैलिड. तो क्या कंडीशंस है, क्या रिक्वायरमेंट्स है, दैट वी सी टुडे इन दिस लेक्चर. बट इन द मीन वाइल ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस इफेक्ट्स. तो हम लोग बाद में पढ़ेंगे तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा. सो अभी जो ए बी है उन्होंने बच्चा गोद दे दिया एक्स वाई को या एम एन को, दो अलग कपल्स हैं. तो जिन्होंने गोद लिया वो नाउ दे विल बी द एडॉप्टिव पेरेंट्स एज गुड एज इफ ही वॉज बॉर्न इन दैट फैमिली. सो आस्क मी अ क्वेश्चन, व्हाट इज एडॉप्शन. एडॉप्शन इज इक्वल टू, मतलब जो मैथमेटिक्स का हम लोग फॉर्मूला करते हैं, एडॉप्शन इज इक्वल टू बर्थ. सो वंस यू आर एडॉप्टेड यू आर इन दैट फैमिली. Then I even told you last time that once adoption always adoption. Adoption irreversible है, उसको फिर से बदला नहीं जा सकता है. तो कभी मूवीज़ में आपने देखा होगा, मूवीज़ में तो सब फालतूगिरी रहता है या मनगढ़ंत कहानी होती है कि बाबा एक बार बच्चा दे दिया फिर उसने मांग लिया वापस. तो एक बार बच्चा देने के बाद इवन द नेचुरल गार्डियन जो उनके जन्मदाता है वो भी उसको वापस नहीं मांग सकते. वंस एडॉप्शन ऑलवेज एडॉप्शन. एंड और एक चीज़ समझ लो, जैसे हम लोग स्टैट्यूटरी प्रोविजंस पढ़ते जाएंगे ये भी क्लियर हो जाएगा कि एक बार किसी बच्चे को गोद दे दिया, वंस अ चाइल्ड हैज़ बीन एडॉप्टेड, से ए बी का चाइल्ड था एंड नाउ एम एन आर एडॉप्टिंग दैट चाइल्ड. तो एडॉप्शन का प्रोसीजर कंप्लीट हो गया एंड एडॉप्शन लीगली वैलिड हो गया. आफ्टर दैट एडॉप्शन इज फॉर एवर फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड सेकेंडली नाउ एम एन कैन नॉट गिव दैट चाइल्ड इन फर्दर एडॉप्शन. सो अ चाइल्ड कैन बी एडॉप्टेड ओनली वंस. तो सेकंड टाइम उसको एडॉप्शन में नहीं दिया जा सकता है, नहीं तो फिर क्या वो पासिंग द पार्सल वाली बात हो जाएगी, पास करो ये दूसरे को देगा तीसरे को देगा. सो दैट इज़ नॉट वेरी गुड आइडिया. एंड और एक चीज़ समझ लो कि एडॉप्शन एक बार कंप्लीट हो गया, उसके वैलिड रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट हो गए, एक तो वो फाइनल हो गया, देन एडॉप्शन फिर से नहीं हो सकता, ये भी मैंने आपको बताया. और एक बार उस बच्चे को भी पता चल गया कि मैं ए बी ने मुझे जन्म दिया था और मुझे गोद में दिया था एम एन को, ये जानने के बाद भी वो बच्चा वापस नहीं जा सकता है. पूरे स्टैट्यूटरी प्रोविजंस देखो, द एक्ट इज कम्प्लीटली साइलेंट विथ रिस्पेक्ट टू द चाइल्ड्स कंसेंट. तो बच्चे का कंसेंट, राजी खुशी होने का कोई बात पैदा ही नहीं होता है. सो इवन ही कैन नॉट गो बैक. सो नाउ व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ एडॉप्शन. मैंने आपको बताया था नंबर वन कि ए फैमिली में से बी फैमिली में बच्चा गया, तो ए फैमिली में जो भी रिश्ते नाते थे सब खत्म हो गए और वहाँ पे नए रिश्ते बन गए. तो वहाँ पे जो माँ होगी, जो भाई बहन होंगे या और कोई उसके रिश्तेदार होंगे, वो वहाँ पे नया रिश्ता बन जाएगा. ओनली मैंने आपको क्या बताया था कि इन केस देयर इज सम प्रॉपर्टी विच वॉज ऑलरेडी गिवन टू द माइनर, तो उस प्रॉपर्टी को वो लेके जाएगा, उसको डाइवेस्ट नहीं किया जा सकता है. सिमिलरली और एक इफेक्ट है दैट एज्यूम कि ए को अडॉप्ट किया बी फैमिली में, ठीक है. अभी देखो ए चाइल्ड है जिसको अडॉप्ट किया बी फैमिली में, लेकिन उस टाइम पे वहाँ पे और एक बच्चा था जो पहले से कोई प्रॉपर्टी उसको मिल चुकी थी. जो अभी एग्जांपल देखा ना कि ये बच्चा अगर एडॉप्शन से पहले कोई प्रॉपर्टी उसको मिल चुकी है तो वो उसको डाइवर्स नहीं होगी, ही विल गो विद दैट प्रॉपर्टी इन दैट फैमिली. तो सिमिलरली अगर यहाँ पे भी कोई प्रॉपर्टी है जो ऑलरेडी किसी बच्चे के नाम पे चढ़ चुकी है, वेस्ट हो चुकी है, वेस्टेड, नॉट वेस्ट, वेस्टेड, VESTED मतलब इन्वेस्टेड, तो ये बच्चा जो नया गोद लिया गया है वो उसमें हिस्सा नहीं ले सकता है. ही विल गेट शेयर ओनली इन द जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी. प्रॉपर्टी दो टाइप की होती है ओनरशिप के बेसिस में. एक तो ब्रॉडली
डिवाइड करना है तो प्रॉपर्टी के कौन से टाइप्स है? पहले तो मूवेबल, इमूवेबल, रियल, कॉर्पोरियल, टेंजिबल, इनटेंजिबल। फिर एक और नया कैटेगरी ऑफ प्रॉपर्टी आ गया है जिसको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के नाम से जाना जाता है। आईपीआर, पेटेंट्स, कॉपीराइट्स, ट्रेडमार्क्स, इंडस्ट्रियल डिज़ाइंस और कुछ मोनोपोली डिज़ाइन जो कॉर्पोरेट इसमें काम आते हैं, तो उसका एक अलग लॉ है जिसको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बोला जाता है। दैट इज अगेन ऑन अ डिफरेंट फुटिंग। वी आर बेसिकली कंसर्न विद जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी एंड सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी व्हेन इट कम्स टू द हिंदू लॉ। तो जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी आपको मालूम है, सो समझो ये ए फैमिली में से बी फैमिली में बच्चा गोद लिया गया और बी फैमिली में जाने के बाद ही विल हैव अ शेयर इन द जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी। लेकिन अगर किसी और दूसरे बच्चे को प्रॉपर्टी मिल चुकी है जो उसकी प्रॉपर्टी है, तो उसमें इसका हिस्सा नहीं बनेगा क्योंकि ये अपनी प्रॉपर्टी लेके आया है। तो सिमिलरली वहाँ पे भी वो किसी का प्रॉपर्टी क्लेम नहीं कर सकता है। सो नाउ लेट अस गो टू द एडॉप्शंस एंड मेंटेनेंस एक्ट। सेक्शन 1, सेक्शन 2 ऑलमोस्ट सेम, हर एक एक्ट में सेम ही होता है कि किसको एप्लीकेबल होगा, और शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट और कमेंसमेंट। सो लेट अस नॉट वेस्ट टाइम ऑन दैट, लेट अस डायरेक्टली गो टू डेफिनेशन। सिमिलरली लाइक हिंदू मैरिज एक्ट हमने देखा था और हिंदू गार्डियन ये माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप एक्ट भी हमने किया। उसमें हमने डिस्कस किया था कि हिंदूज़ को तो हिंदू लॉ लगते ही है, बट बिसाइड्स हिंदू इवन बुद्धिस्ट, जैन्स, सिख्स एंड जट्स आर ऑल्सो कंसिडर्ड टू बी हिंदूज, तो उनको भी यही एक्ट एप्लीकेबल होते हैं। देन अगर कोई मुस्लिम भी होगा लेकिन उसकी परवरिश हिंदू कल्चर के अनुसार हुई है हिंदू घर में, तो भी उसको हिंदू लॉ एप्लीकेबल हो सकते हैं। वो डिस्प्यूट में आप मत जाओ, ओके? अभी आप लोग स्टूडेंट्स हो तो फिलहाल यू जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन दैट, ओके? सो नाउ लेट अस गो डायरेक्टली टू सेक्शन नंबर 3, डेफिनेशन 3A, कस्टम एंड यूसेज। अभी देखो, कस्टम एंड यूसेज मैंने आपको हिंदू मैरिज एक्ट के टाइम पे भी बताया था और फिर से बताता हूँ, सक्सेशन के टाइम पे भी शायद इसका ज़रूरत पड़े। मैंने ये भी डिस्कस किया था दैट व्हाट आर द इम्पोर्टेंट सोर्सेस ऑफ लॉ। तो सोर्सेस ऑफ लॉ क्या होते हैं? नंबर 1, लॉ कैसे बनता है? लेजिस्लेशन। सो अगर पार्लियामेंट का लॉ है विच इज़ एप्लीकेबल टू एंटायर इंडिया कवर्ड बाय लिस्ट 1, इन दैट केस अ लॉ इज मेड बाय द पार्लियामेंट। इफ इट कम्स अंडर लिस्ट 2, जो स्टेट लिस्ट होता है, तो स्टेट लेजिस्लेचर विल मेक अ लॉ विच विल बी ऑपरेटिव ओनली इन दैट पर्टिकुलर स्टेट। कंकरेंट होगा तो दोनों बना सकते हैं। सो यहाँ पे कैसा, लेजिस्लेचर इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ लॉ। देन सेकंड, जुडिशियल इंटरप्रिटेशन। कायदा ये लोग बनाएंगे लेकिन उसका इंटरप्रिटेशन कौन करेगा, इम्प्लीमेंट कौन करेगा? दैट वर्क इज डन बाय द जुडिशरी। सो जो जुडिशरी जो इंटरप्रिटेशन करेंगे दैट इज द लॉ। इम्प्लीकेशन कैसे होगा उसका, व्हाट इज टू बी कंस्ट्रूड, क्या एग्जैक्टली था, दैट इज। सो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ लॉ इज अ जुडिशियल प्रेसिडेंट्स उसको बोलते हैं, दैट इज केस लॉज, दैट इज द जुडिशरी। देन थर्ड, और कभी कभी ये थर्ड वाला बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, दैट इज कस्टम एंड यूसेज। एट टाइम कस्टम्स आर गिवन ओवरराइडिंग इफेक्ट ओवर द लॉ। तो लॉ एप्लीकेबल है लेकिन कस्टम अगर कुछ अदरवाइज होगा तो कस्टम और यूसेज विल प्रिवेल अपॉन ओवर द एग्जिस्टिंग लॉज। जो हमने देखा था सेक्शन 5 रोमन 1 एंड रोमन 5, कंडीशंस ऑफ अ वैलिड हिंदू मैरिज। तो वहाँ पे प्रोहिबिशंस क्या है, रोमन 4 एंड रोमन 5। रोमन 1 तो ऑफकोर्स है, लेकिन रोमन 4 और रोमन 5 क्या है, दैट द पार्टीज मस्ट नॉट बी विद इन द प्रोहिबिटेड डिग्रीज ऑफ रिलेशनशिप। ऐसे कुछ रिश्ते होते हैं जहाँ पे हम शादी नहीं कर सकते हैं। और सपिंडास, रोमन 5 के जहाँ पे पिंडादान एक ही इसको, सो वो लोग एक ही गोत्र तो नहीं होगा, वो एक ही फैमिली के हैं, उनके एंसेस्टर्स भी सेम है, तो उनसे भी शादी नहीं हो सकती है। सिमिलरली कस्टम और यूसेज अगर है तो ओवरराइडिंग इफेक्ट मिलता है। हमारे इधर महाराष्ट्र में देखो, शैंडीगुड़े मराठा है, उनमें मामा के लड़की से शादी करने का रिवाज है। साउथ इंडिया में जाओ, वहाँ पे भी मामा के लड़की से शादी करने का रिवाज है। सो दे आर परमिटेड। लेकिन आई एम अ हिंदू, आई एम अ ब्राह्मण, हमारे कास्ट में ये कस्टम नहीं था, यूसेज भी नहीं था। सो आई कैन नॉट मैरी माई मामाज डॉटर। दैट मस्ट बी अ कस्टम विच इज एप्लीकेबल टू बोथ द पार्टीज। दैट यू सी दोज वीडियोज, दैट विल बी क्लियर टू यू। नाउ गोइंग फर्दर, डेफिनेशन देखो, एक्सप्रेशन कस्टम एंड यूसेज
signify any rule which have been continuously and uniformly observed for a long time, has obtained the force of law among Hindus in any local area, tribe, community, group, or family. Then the provisos, provided that the rule is certain and not unreasonable or opposed to public policy, and provided further that in case of rule applicable only to a family, it has not been discontinued by the family. So there are certain customs जो जिनको फोर्स ऑफ लॉ मिलता है, ओवरराइडिंग इफेक्ट भी मिलता है, लेकिन कंडीशंस क्या है? व्हाट आर कंडीशन प्रेजेंट? दैट नंबर वन, दैट हैज़ बीन इन एग्जिस्टेंस सिंस टाइम्स एंटीक्विटी. एग्जैक्टली बोल नहीं सकते हो कितने साल पहले से है. नंबर टू, दैट प्रैक्टिस वॉज नेवर डिसकंटिन्यूड. नंबर थ्री, दैट प्रैक्टिस इज नॉट अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी. एंड नंबर फोर, इट इज़ नॉट अगेंस्ट एनी एनेक्टेड लॉ. जिसका एग्जाम्पल भी हमने तभी देखा था कि पहले हिंदुओं में अगर पति की मौत हो गई तो पत्नी सती जाती थी, लेकिन सती के ऊपर आज टोटल बैन है. सो यू कैन नॉट से कि वो टाइम पे कस्टम था और आई वांट टू प्रैक्टिस सती, बिकॉज सती आज क्या है? टोटली बैंड है. इट इज़ कम्प्लीटली इलीगल, प्रोहिबिटेड बाय लॉ. देन सी द नेक्स्ट डेफिनेशन. मेंटेनेंस का तो वो लेक्चर में हुआ है. माइनर मीन्स अ पर्सन, सेक्शन 3 सबसेक्शन सी. माइनर मीन्स अ पर्सन हु हैज़ नॉट कंप्लीटेड हिज और हर एज ऑफ 18 ईयर्स. सो हु इज़ अ माइनर? जो 18 साल से कम है. डेफिनेशन का सेक्शन ज़्यादा लंबा नहीं है इसमें. देन सेक्शन 4 इज अगेन सेम, जस्ट लाइक मैरिज एक्ट एंड ऑल्सो जस्ट लाइक माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप एक्ट. ओवरराइडिंग इफेक्ट है, तो अगर कोई लेजिस्लेटिव प्रोविजंस है that will prevail over the uncodified law. So I will not repeat that too much. So ये मैंने बोला था, वो एक बार रिपीट करता हूँ कि अगर अनकोडिफाइड लॉ है वो बोलता है X, लेकिन कोडिफाइड लॉ बोल रहा है Y. What will apply? What will prevail upon? It is the Y. So legislated laws, enacted laws will have overriding effect over the uncodified law that will apply in case of a conflict. Now go to section 5. now यहाँ पे हम लोग एक्चुअली एडॉप्शन का सेक्शन चालू कर रहे हैं. सेक्शन 5, एडॉप्शन टू बी रेगुलेटेड बाय दिस चैप्टर. रीड सेक्शन 5. Subsection 1, no adoption shall be made after the commencement of this act by or to a Hindu except in accordance with the provisions contained in this chapter, and any adoption made in contravention of the said provision shall be void. So आपको कानून फॉलो करना ही पड़ेगा. नंबर 2, सबसेक्शन 2, सेक्शन 5 सबसेक्शन 2, an adoption which is void. So what will be the effects of void adoption? An adoption which is void shall neither create any rights in the adoptive family in favor of any person which he or she could not have acquired except by reason of adoption, nor destroy the rights of any person in the family of his or her birth. Means what? Adoption void हो गया, is no adoption at all, no consequences at all. Not much to be discussed in section 5. Then go to section 6, requisites of a valid adoption. So what are the needs or what are the requirements of valid adoption? Adoption valid ही होना चाहिए तो ही उसका मतलब है. So what are those requirements? Let us see one by one. मैंने पहले ही सब कुछ डिस्कस किया है, but now let us read those provisions in verbatim जो सेक्शन में लिखे गए. Requisites of a valid adoption. No adoption shall be void. No adoption shall be valid unless. Now what are the conditions? See, 4 है. Number 1, the person adopting has the capacity and also the right to take in adoption. So adoption में कौन दे सकता है और adoption में कौन ले सकता है, ये मैंने आपको पहले ही बताया, लेकिन अभी स्टैट्यूटरी प्रोविजंस कवर होते जाएंगे. Then number 2, Roman 2, the person giving in adoption has capacity to do so. So देने वाला लेने वाला, मैंने आपको ये बताया था, if you remember, if you have seen the last video, कि adoption में देने वाला
एडॉप्शन में लेने वाला और जिसका एडॉप्शन हो रहा है वो, तीनों के कुछ रिक्वायरमेंट्स है क्वालिफिकेशंस के. सो द पर्सन गिविंग इन एडॉप्शन हैज़ अ कैपेसिटी टू डू सो. नंबर 3, द पर्सन एडॉप्टेड इज केपेबल ऑफ बीइंग टेकन इन एडॉप्शन. तो बच्चा जो गोद लिया जा रहा है वो भी केपेबल होना चाहिए. सो देर आर सर्टन रिक्वायरमेंट्स टू दैट ऑल्सो. एंड नंबर 4, the adoption is made in compliance with other conditions mentioned in this chapter. So 4 conditions है. Number 1, the person adopting has the capacity and also right to take in adoption. तो जो लेने वाला है उसकी कैपेसिटी भी होनी चाहिए और कैपेसिटी ये भी होना चाहिए, मस्ट बी राइट ऑल्सो. Then number 2, person giving in adoption has a capacity to do so. So जो लेने वाला है उसका कैपेसिटी और रिक्वायरमेंट, जो देने वाला है उसका. एंड नंबर 3 क्या, जो लिया जा रहा है, सो जो बच्चा गोद दिया जा रहा है उसकी भी कुछ रिक्वायरमेंट्स है. एंड इन एडिशन टू दीज 3 कंडीशन, सो देने वाले का कंडीशन, लेने वाले का कंडीशन और जिसको दिया जा रहा है उसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स है. एंड बियॉन्ड दैट सर्टन अदर प्रोविजंस ऑफ दिस लॉ. सो ये चारों के चारों कंप्लाई होने ही चाहिए, अदरवाइज उसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, एडॉप्शन वॉइड हो जाएगा. नेक्स्ट सेक्शन 7, कैपेसिटी ऑफ अ हिंदू मेल टू टेक इन एडॉप्शन. एनी मेल हिंदू who is of sound mind and is not a minor. Any male Hindu who is of sound mind and is not a minor has the capacity to take a son or a daughter in adoption. So requirements क्या है, that any male Hindu male who is of sound mind and not a minor, मतलब क्या, कॉन्ट्रैक्ट का ही हो गया. फर्स्ट 2 requirements of capacity of contract, number 1 must be a major and number 2 must be of sound mind. सेम वही है. Provided that, see the proviso, provided that if he has a wife living, अगर उसकी वाइफ है और वाइफ जिंदा है, he shall not adopt except with the consent of his wife unless the wife has completely and finally renounced the world or has ceased to be a Hindu or has been declared by a court of competent jurisdiction to be of unsound mind. So unsound mind रहेगा तो it is a disqualification for contract. तो certain aspects of contract will definitely apply. अभी देखो, if he has a wife living, पहले तो मेल ले सकता है. कौन ले सकता है, जो मेजर है और साउंड माइंड का है. देन फर्दर, इफ ही हैज़ अ वाइफ लिविंग, अगर उसको बीवी है और बीवी जिंदा है तो उसकी कंसेंट की ज़रूरत है, एक्सेप्ट विद कंसेंट ऑफ हिज वाइफ. अनलेस द वाइफ हैज़ कम्प्लीटली एंड फाइनली रिनाउंस द वर्ल्ड, तो उसने सन्यासी ले लिया है, या शी हैज़ बिकम अ वानप्रस्थ और हैज़ सीज टू बी अ हिंदू, कन्वर्ट ही कर लिया है, इस्लाम में कन्वर्ट होगी या कल क्रिश्चियन बन गई, तो दैट इज़ कंसिडर्ड टू बी अ सिविल डेथ. और हैज़ बीन डिक्लेयर्ड बाय अ कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट जुरिस्डिक्शन टू बी ऑफ अनसाउंड माइंड. अभी देखो दोस्तों, क्या होता है ना, घर पे झगड़ा होता है कभी कभी. इवन मी एंड माई वाइफ एंड अप इन अ फाइट, तो कभी कभी गुस्से में मैं उसको बोल देता हूँ, वेरी गुड ची, पागल है क्या, या वो भी मुझे कभी बोल सकती है, क्या दिमाग खराब हो गया क्या, वेड़ा हला का, बोल सकती है. ऐसे कुछ इशू नहीं है. पति पत्नी इक्वल होते हैं, एक दूसरे को गाली दे सकते हैं, मारपीट भी कर सकते हैं. मारपीट हम लोग नहीं करते, खाली बताने की बात है. सो कभी कभी गुस्से में मैं मेरी वाइफ को बोल देता हूँ, पागल है क्या, वेड़ी है क्या तू. दैट डज नॉट मेक सर वेड़ी या पागल. वो वेड़ी और पागल कभी हो जाएगी जब भी उसको कॉम्पिटेंट कोर्ट अकॉर्डिंगली डिक्लेयर करेगा. जैसे इंसॉल्वेंट होता है, डिस्क्वालीफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग, तो इंसॉल्वेंट मैं बोलूँ मैं खुद दिवालिया हो गया हूँ, आई एम अ बैंकरप्ट, दैट विल नॉट हेल्प. दैट हैज़ टू बी डिसाइडेड बाय द कोर्ट. तो कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट ज्यूरिसडिक्शन ये डिक्लेयर करेगा दैट द वाइफ इज ऑफ अनसाउंड माइंड. तो ऐसे सिचुएशन में वाइफ की होगी भी जिंदा तो उसकी कंसेंट की ज़रूरत नहीं है. नंबर 1, इफ़ शी हैज़ फाइनली एंड परमानेंटली रिनाउंस द वर्ल्ड, ये कर दिया है, संन्यास ले लिया, वानप्रस्थ आश्रम में चली गई. नंबर 2, हैज़ सीज टू बी अ हिंदू, कन्वर्सन, किसी दूसरे धर्म में कन्वर्ट कर लिया है. और नंबर 3, शी इज़
ऑफ अनसॉन्ड डिक्लेयर्ड बाय अ कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट ज्यूरिसडिक्शन। ये 3 सिचुएशन रहेंगे तो वाइफ है जिंदा तो भी उसकी कंसेंट की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर ये 3 सिचुएशंस प्रिवेलिंग नहीं है, इन दैट केस यू रिक्वायर कंसेंट ऑफ द वाइफ। तो वाइफ का कंसेंट के बिना पति बच्चा एडॉप्ट नहीं कर सकता। सी द एक्सप्लेनेशन, वेरी इंटरेस्टिंग। इफ अ पर्सन हैज मोर देन वन वाइफ लिविंग at the time of adoption, consent of all wives is necessary unless the consent of any of them is unnecessary for any of the reasons specified in the preceding proviso। अभी देखो हिंदू मैरिज एक्ट तो बोलता है कि एक के ऊपर शादी तो हो ही नहीं सकती है, तो ये एक्सप्लेनेशन किस लिए है? देखो, कंटेम्पलेट अ सिचुएशन, हिंदूज में जो डबल मैरिज का जो सिस्टम है, मतलब दूसरी शादी, जिसको हम लोग बहुत पॉपुलरली बाइगमी बोलते हैं, बट बाइगमी इज़ नो ऑफेंस इन इंडिया, क्योंकि बाइगमी एग्जिस्ट ही नहीं करता है। इट इज़ मैरिंग ड्यूरिंग एग्जिस्टेंस ऑफ अ मैरिज। तो जो दूसरी शादी कर लेता है पहले पत्नी के होते हुए, वो तो वॉइड है। देन व्हाई दिस एक्सप्लेनेशन इज देयर? सी, ये कंडीशन कब से आ गया? सेक्शन 5 आ गया, रोमन 1। लेकिन ये कंडीशन कब से आया? फ्रॉम द टाइम हिंदू मैरिज एक्ट हैज़ बीन एनेक्टेड। तो हिंदूज में हिंदू मैरिज एक्ट कभी आया? 1955। सो सिंपल थिंग, प्रायर टू 1955 दूसरी शादी बैन नहीं थी, दूसरी शादी इलीगल नहीं थी। सो इफ दैट मैरिज हैज टेकन प्लेस बिफोर 1955, द सेकंड मैरिज विल ऑल्सो बी वैलिड। तो ऐसे सिचुएशन में अगर एक से ज़्यादा वाइफ है तो ये एप्लीकेबल होता है, बट नाउ दैट इज आउट ऑफ क्वेश्चन। जिसकी 1955 में शादी हुई थी वो 99.99% आज जिंदा ही नहीं रहेगा। लेकिन ये एक्ट 1956 में आया था, इसलिए वो टाइम पे था। ओके, तो दिस इज अबाउट सेक्शन 7। नाउ गो टू सेक्शन 8, capacity of a female Hindu to take in adoption. So now we saw capacity of a Hindu male to take in adoption. Now see capacity of a Hindu female. तो अगर कोई औरत बच्चा गोद लेना चाहती है, एडॉप्ट करना चाहती है, तो क्या सिचुएशन है, क्या कंडीशन है जो कंप्लाई करने पड़ेंगे? Any female Hindu who is of sound mind and not a minor has the capacity to take a son or daughter in adoption. Almost same section है, खाली आप पहला सेक्शन पढ़ा था, यहाँ पे वाइफ आएगी तो हस्बैंड नीचे जाएगा। नीचे में इस कंडीशन में जाएगा कि अगर हस्बैंड के कंसेंट के बिना वो नहीं ले सकती है, एंड कंसेंट इज नॉट नेसेसरी इफ द हस्बैंड हैज फाइनली, एंड जस्ट लेट्स रीड इट। Any female Hindu who is of sound mind and is not a minor has the capacity to take a son or daughter in adoption. But now see the proviso. Provided that if she has a husband living, she shall not adopt a son or daughter except with the consent of the husband, unless the husband has completely and finally renounced the world, or has ceased to be a Hindu, or has been declared by a court of competent jurisdiction to be of unsound mind. So virtually same provisions है, खाली यहाँ पे हिंदू फीमेल है तो मेल को ये कंडीशंस आते हैं। ओके, नाउ फॉर अ मोमेंट पॉज करो और सेक्शन 9 ठीक से पढ़ो। सेक्शन 9 इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू, and from point of view of understanding the law. Section 9, persons capable of giving in adoption. Adoption में बच्चे को कौन दे सकता है? No person, subsection 1, section 9 subsection 1, no person except the father or mother or guardian of the child shall have the capacity to give the child in adoption. So जन्म देने वाला पिता, उसके बाद माता, और अगर गार्डियन अपॉइंट हुआ है तो गार्डियन कैन डू दैट। देन सबसेक्शन 2, subject to the provisions of subsection 4, the father or mother if alive. Subject to the provisions of subsection 4, the father or mother if alive shall have equal right to give a son or daughter in adoption. See, पहले before amendment
हिंदू एक्ट्स को जो अमेंडमेंट्स हो गए उसके पहले की सिचुएशन देखो, ओनली द फादर वॉज capable of giving in adoption. Now this was seen as if the mother is given a secondary importance. तो इसलिए ये अमेंडमेंट आया है, subject to provisions of subsection 4, the father or mother if alive shall have equal rights to give a son or daughter in adoption. Then see the proviso, provided that such right shall not be exercised by either of them. Provided that such right shall not be exercised by either of them save with the consent of other. तो बिना कंसेंट, तो इक्वल राइट से फादर भी दे सकता है, मदर भी दे सकती है, लेकिन अगर फादर दे रहा है तो मदर की कंसेंट लगेगी और मदर दे रही है तो फादर का कंसेंट के बिना वो नहीं दे सकती है, अनलेस एनी वन ऑफ देम हैज कंप्लीटली, सेम कंडीशन जो पहले सेक्शन में था, any one of them has completely and finally renounced the world, or has ceased to be a Hindu, or has been declared by a court of competent jurisdiction to be of unsound mind. Now see subsection 4, very very important. Why important, I will tell you, because this is, if this is applicable, in that case the parties will have to file a petition for adoption before the competent court. Before the competent court. The competent court is for district place, district court. That is an additional district judge, and in case if it is in a metropolitan city, that has to be filed before the city civil court. फैमिली कोर्ट के पास ये मैटर नहीं जाएगा, फैमिली कोर्ट के पास एडॉप्शंस के मैटर नहीं जाते हैं। फैमिली कोर्ट के पास कौन से मैटर जाते हैं? मेंटेनेंस, डिवोर्स मैटर्स, मैट्रिमोनियल कॉजेस, वो सब मैटर्स जाते हैं, कस्टडी, ये तो एडॉप्शन विल नॉट गो बिफोर द फैमिली कोर्ट। तो एडॉप्शन का कॉम्पिटेंट कोर्ट कौन सा है? इन सिटी प्लेसेस अदर देन द मेट्रोपॉलिटन सिटीज इट इज़ द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, तो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज के पास जाएगा। और अदर देन डिस्ट्रिक्ट प्लेसेस जहाँ पे मेट्रोपॉलिटन सिटीज और सिटी सिविल कोर्ट है, सिटी सिविल कोर्ट जहाँ पे है वो दैट विल गो टू द सिटी सिविल कोर्ट। C4, read 4, subsection 4, where both the father and mother are dead or have completely and finally renounced the world, or have abandoned the child, सिर्फ बच्चों को पैदा करके छोड़ देते हैं, or have abandoned the child, or have been declared by a court of competent jurisdiction to be of unsound mind, or where the parentage of the child is not known, where the parentage of the child is not known। और ये लास्ट पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कॉमा के बाद देखो, द गार्डियन ऑफ द चाइल्ड मे गिव द चाइल्ड इन एडॉप्शन with previous permission of the court to any person including guardian himself। एक बार फिर से पढ़ो, फिर एक्सप्लेन करता हूं। The guardian of the child may give the child in adoption with the previous permission of the court to any person including the guardian himself। अभी देखो बताता हूँ आपको। सो कोर्ट का इंटेलिजेंस यहाँ पे आ गया। अब तक जो हम लोग देख रहे थे वो डायरेक्ट पर्सन टू पर्सन भी हो सकता था। तो एक भाई है जिसको 2 बच्चे हो चुके, तीसरी बार प्रेगनेंसी रह रही है वाइफ को, लेकिन दूसरा भाई उसको बच्चे हो ही नहीं रहे। तो ऐसे सिचुएशन में ये भाई उसको बोल सकता है, या दूसरों में अगर दोनों में अंडरस्टैंडिंग है तो दे कैन डिसाइड कि तीसरा बच्चा इसको गिराओ मत, हम लोग रख लेंगे, मीन्स हमको गोद में दे दो, हमको एडॉप्शन में दे दो, दैट इज़ फाइन। तो यहाँ पे सीधा मैन टू मैन, फैमिली टू फैमिली, कपल टू कपल, पेरेंट्स टू पेरेंट्स हो सकता है। लेकिन जहाँ पे पेरेंटेज मालूम नहीं है, या दोनों पेरेंट नहीं है कंसेंट देने के लिए, या गिवर एंड टेकर सेम है, गिवर एंड टेकर मतलब जो एडॉप्शन में दे रहा है और जो एडॉप्शन में ले रहा है,
अगर वन एंड द सेम पर्सन है तो कोर्ट का इंडल्जेंस इज रिक्वायर्ड एंड यू हैव टू फाइल फॉर परमिशन ऑफ द कोर्ट. आई विल एक्सप्लेन, आई विल एलाबोरेट. देखो अभी कोई ऑर्फनेज है, से फॉर एग्जांपल विक्रोली साइड में कहीं पे तो भी है जहाँ पे ये बच्चों को ये किया जाता है, शारदा आश्रम, वात्सल्य, ऐसे कुछ नाम रहते हैं, आशा सदन, ऐसे कुछ नाम होते हैं जहाँ पे ये बच्चों को रखा जाता है ऑर्फनेज में. अभी ऑर्फनेज में है ना, जो मेट्रन रहता है या जो वहाँ का मेन इंचार्ज रहता है ना, ही इज़ लीगली कंसिडर्ड टू बी गार्डियन ऑफ ऑल चिल्ड्रन. लेकिन कल तो ही कैन गिव इन एडॉप्शन बट विथ प्रीवियस परमिशन ऑफ द कोर्ट. तो अगर कोई बच्चा गोद लेने के लिए ऐसे अनाथ आश्रम जाता है तो वो गार्डियन दे सकता है, लेकिन उसको क्या करना पड़ेगा, उनका पूरा सेटअप रेडी रहता है. एक बार वो आइडेंटिफाई हो गया कि बच्चा किसको देने का है, उनका कुछ टेस्ट होते हैं, उसके मैं आपको ये थोड़ा अपना ये ख़त्म हो जाए तो मैं उसके बारे में भी आपको बताता हूँ. आई हैव वर्क विथ सच एन इंस्टीट्यूशन. तो एक बार आइडेंटिफाई हो गया कि ये बच्चा गोद देना है और लेने के ये माँ बाप को देना है, एक बार ये आइडेंटिफाई हो गया फिर देन द अनाथ आश्रम जो संस्था है वो उनके एनजीओ हो गया जो भी होगा, दे विल अप्लाई टू द कोर्ट, सिटी सिविल कोर्ट या हाई कोर्ट जैसे रहेगा वैसे. एंड देन द हाई कोर्ट, सिटी सिविल कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो है, जो कंसर्न कोर्ट है, दैट विल लुक इनटू द मैटर एंड डिसाइड वेदर दिस एडॉप्शन इज करेक्ट और नॉट. अभी देखो क्या होता है, वो बच्चों का समझो आई एम दैट मेन ऑफिसर, मैं इंचार्ज हूँ, मेट्रन हूँ, तो आई एम इंचार्ज, सबका गार्डियन मैं हूँ. लेकिन मैं अगर उसमें से एक बच्चे को पर्सनली खुद अपने ओन कैपेसिटी में एज अ मैन, एज अ पर्सन, एज अ ह्यूमन बीइंग, मैं उसको अपना बच्चा गोद लेना चाहता हूँ, उसको मैं मेरा नाम दूंगा, मेरा वारिस बनाऊंगा और उसको अपना बच्चा बनाऊंगा, ऐसी सिचुएशन है, तो मैं खुद को खुद बच्चा नहीं दे सकता हूँ. आई हैव टू अप्लाई टू द कोर्ट. ये एक सिचुएशन हो गया. और कभी कभी क्या होता है अब एक मेरे पास केस आया था, वो मेरा एक बहुत पुराना दोस्त है स्कूल का, उसका डिवोर्स हो गया, उसके वाइफ के साथ नहीं जम रही थी, डिवोर्स हो गया. एंड वाइफ को उसने बहुत बड़ा एलिमनी दिया, बहुत बड़ा अमाउंट दिया. एंड शी एग्रीड के दोनों बच्चों को तुम रख लो. बच्चे उसके साथ ही रहना चाहते थे, तो उसको 2 बच्चे थे, वो दोनों बच्चे उसके साथ ही रहते थे. उसको एलिमनी में एक फ्लैट दिया, ऊपर से कुछ अच्छे खासे पैसे दिए, काफ़ी पैसे वाला आदमी है. तो उसने बच्चों का क्लेम छोड़ दिया एंड शी एग्रीड के ठीक है तुम बच्चों को रख लो. तो कस्टडी वॉज विथ हिम. देन सब्सिक्वेंटली आफ्टर सर्टन पीरियड 3-4 साल निकल गए, उसकी दूसरी शादी हो गई. अभी दूसरी शादी हो गई तो उसकी जो सेकंड वाइफ थी ना, शी वॉज अ वेरी एजुकेटेड लेडी, शी इज़ अ वेरी एजुकेटेड लेडी, नॉट वॉज, एंड शी इज़ अ साइंटिस्ट इन BARC, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में. शी इज़ अ वेरी गुड लेवल एम्प्लॉय, गवर्नमेंट एम्प्लॉय और साइंटिस्ट है. अभी ऐसे हो गया कि बड़ा बेटा तो 19 साल का है, तो आप 15 साल के ऊपर के बच्चे को गोद ले ही नहीं सकते. वो आगे आएगा व्हेन इट कम्स टू हु कैन बी एडॉप्टेड, द चाइल्ड मस्ट बी लेस देन 15 ईयर्स. 15 साल के ऊपर के बच्चे को आप गोद नहीं ले सकते. तो इन दोनों में बात हुई कि एक काम करते, शी गेव एन आइडिया कि अगर इसको मैं गोद ले लूँ तो इट इज़ एज गुड एज बर्थ. मुझे बच्चे होंगे नहीं होंगे आगे देखेंगे, दोनों का ऑलमोस्ट 40s में थे, तो बच्चा होने का चांस भी कम है. तो शी डिसाइडेड दैट एक काम करते हैं, आप मेरे को एक बच्चा गोद दे दो. सो क्या होगा, मेरा बच्चा हो गया तो उसको बहुत सारे फैसिलिटीज़ मिलेंगे, उसको बहुत सारा एजुकेशनल अलाउंस मिलेगा जो उस पोस्ट के लिए मिलता है. सो नाउ द इशू इज़ दिस दैट नाउ दिस एक्चुअल गार्डियन, जो उसका नेचुरल गार्डियन है, जिसके पास उसका कस्टडी है, जन्म देने वाला पिता है, वो सौतेली माँ को, जो उसकी नाउ सेकंड वाइफ है, उसको वो बच्चा, नॉट सेकंड वाइफ, न्यू वाइफ है, पहली वाइफ तो गई तो अभी वाइफ रही ही नहीं. सो नाउ ही इज रीमैरिड एंड ही वांट्स टू गिव दैट चाइल्ड इन एडॉप्शन टू दैट फीमेल. अभी देखो प्रॉब्लम क्या हो गया, यहाँ पे एडॉप्शन में कौन देने वाला है, वो खुद देने वाला है. कंसेंट किसका लगेगा, फर्स्ट वाइफ का लगेगा क्योंकि वो जिंदा है. सो उसके कंसेंट के बिना एडॉप्शन नहीं हो सकता है. सो एडॉप्शन का कंसेंट के लिए उससे मिलने गया वो, शी ऑल्सो कंसेंटेड. लेकिन अभी प्रॉब्लम क्या है, एडॉप्शन में लेगा कौन, उसकी मौजूदा बीवी जो करंट वाइफ है वो लेगी. अभी देखो वाइफ कैन नॉट एडॉप्ट विदाउट कंसेंट ऑफ द हस्बैंड, बराबर ना, बात समझ रहे हो.
फिर से रिपीट करता हूँ, देखो बच्चा किसका है? मेरे दोस्त का था, ही इज़ द नेचुरल गार्डियन। दूसरी नेचुरल गार्डियन कौन हुई? उसकी माँ। डिवोर्स माँ बाप के बीच में हो गया? नहीं। डिवोर्स किसके बीच में हो गया? पति पत्नी के बीच में। तो डिवोर्स हो गया पत्नी का, तो दे आर नो मोर हस्बैंड एंड वाइफ, लेकिन माँ तो वही रहेगी। सो उसके कंसेंट के बिना वो दूसरी बीवी को, नॉट दूसरी बीवी, जो अभी करंट बीवी है, नई बीवी है, उसको गोद नहीं दे सकता है, बराबर। ओके, तो चलो इसको देते, तो उसकी वाइफ भी एग्री हो गई कि ओके ठीक है तुम दे दो गोद, क्या फ़र्क पड़ता है मुझे, मैं तो वैसे भी बच्चे तुमको दे ही चुकी हूँ, तो मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। आई डोंट हैव एनी ऑब्जेक्शन, आई डोंट हैव एनी रिजर्वेशन, मेरी तरफ से कोई मुश्किल नहीं है। चलो रास्ता क्लियर हो गया। देन ही केम टू मी कि मुझे एक डीड बना के दो। आई टोल्ड हिम बाबा डीड नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे गिवर टेकर सेम है। मैं बताता हूँ कैसे। मैंने इसको एक्सप्लेन किया, जो मैं आपको अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ वही उसको एक्सप्लेन किया कि वो बच्चे का जन्मदाता तू है, इसको एडॉप्शन में कौन दे रहा है? तू ही दे रहा है। सो तेरा कैपेसिटी का प्रॉब्लम नहीं है। कौन ले रहा है? तेरी वाइफ ले रही है, जो अभी तेरी सेकंड जो करंट वाइफ है वो ले रही है। सो शी इज़ मेजर, शी इज़ 18 years old, शी इज़ ऑफ साउंड माइंड, शी कैन टेक एन एडॉप्शन, बट बीइंग योर वाइफ शी कैन नॉट एडॉप्ट विदाउट योर कंसेंट। सो गिवर भी आप हो और टेकर भी आप हो, दैट इज़ नॉट परमिसिबल अनलेस एंड अनटिल द कोर्ट परमिट्स दैट। इसीलिए हमको कोर्ट में जाके अर्जी फाइल करना पड़ा, एक एडॉप्शन पिटिशन फाइल करना पड़ा, एंड दैट वाज डिसाइडेड बाय द कोर्ट इमीडिएटली। जो वो भी मैंने एग्जांपल आपको दिया कि समझो मेट्रन हो, कोई संस्था का मैं हेड हूँ, तो दो जो इंचार्ज हेड है वही गार्डियन कंसिडर किया जाएगा। तो कल अगर किसी बच्चे को मैं अपने पर्सनल कैपेसिटी में अगर अडॉप्ट करना चाहता हूँ, यू कैन गिव, तो वो, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, गिवर भी वो है, टेकर भी वो है। तो लेने वाला देने वाला अगर सेम आदमी होगा फॉर सम रीज़न, तो कोर्ट के ऑर्डर के बिना और कोर्ट के प्रायर परमिशन के बिना वो नहीं हो सकता है। सो सबसेक्शन 5 इज क्लियर। सबसेक्शन sorry 4, not 5, 4. I read it again. Where both father and mother are dead, or have completely and finally renounced the world, or have abandoned the child, or have been declared by a court of competent jurisdiction to be of unsound mind, or where the parentage of the child is not known, the guardian of the child may give the child in adoption with previous permission of the court to any person including the guardian himself. तो अगर गिवर टेकर सेम है तो कोर्ट के ऑर्डर के बिना ये नहीं हो सकता है। रेस्ट सिचुएशन में डायरेक्टली मैन टू मैन हो सकता है, अंडरस्टैंडिंग, एक डीड कर लो, रजिस्टर डीड कर लो कि डीड ऑफ एडॉप्शन, एंड दैट इज इन एंड ऑफ द मैटर। देन सबसेक्शन 5, अभी देखो कोर्ट क्या करना चाहिए, व्हाट आर द गाइडिंग लाइंस फॉर द कोर्ट बिफोर ग्रांटिंग परमिशन टू अ गार्डियन अंडर सबसेक्शन 4. The court must be satisfied that the adoption will be for the welfare of the child, due consideration being for this purpose given to the wishes of the child, having regard to the age and understanding of the child, and that the applicant for permission has not received or agreed to receive that, and that no person has made or given or agreed to make और गिवन द एप्लीकेंट एनी पेमेंट और रिवॉर्ड इन कॉम्पेंसेशन। सो तुम्हारा बच्चा मुझे गोद दे दो, मैं तुमको 5 लाख रुपए दूंगा, ये किस्म का एग्रीमेंट वॉइड हो जाएगा, नहीं चलेगा। इन कंसिडरेशन ऑफ एडॉप्शन एक्सेप्ट सच एज द कोर्ट में सैंक्शन, अगर कोर्ट ने कुछ सैंक्शन कर दिया तो अलग बात है, लेकिन ऐसा एग्रीमेंट नहीं हो सकता है जैसा कि बच्चे को खरीद लिया हो या बच्चे को बेच दिया हो, दैट इज नॉट परमिसिबल। नहीं तो ट्रैफिकिंग का मामला हो जाएगा, क्रिमिनल केस भी हो सकती है। देन सी द एक्सप्लेनेशन। अगर ये क्लियर नहीं है तो लेट अस अज्यूम, मैं फिर से पढ़ता हूँ, फिर से समझ लो, थोड़ा सा क्लमजी है लैंग्वेज। बिफोर ग्रांटिंग परमिशन टू अ गार्डियन अंडर सबसेक्शन 4, द कोर्ट शैल बी सेटिस्फाइड दैट द एडॉप्शन विल बी फॉर द वेलफेयर ऑफ द चाइल्ड। ये तो सिंपल है कि बच्चे के भलाई के लिए होना चाहिए। ड्यू कंसिडरेशन बीइंग फॉर दिस पर्पज गिवन टू द विशेस ऑफ द चाइल्ड, हैविंग रिगार्ड टू द एज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द चाइल्ड, and the applicant for permission has not received or agreed to receive, and that no person made or given or agreed to make or give to the applicant any payment or reward in consideration of the adoption except as the court may sanction। तो अगर कोर्ट ने कुछ सैंक्शन किया, कुछ ऑर्डर में बोल दिया तो ठीक है, वरना ऐसे पैसे की लेन देन इस चीज़ के लिए नहीं हो सकती है।
कि तुम मुझे 2 लाख रुपया दो, मैं तुमको मेरा बच्चा गोद दे दूंगा, या तुम्हारा बच्चा मुझे गोद में दे दो, गिव मी एन एडॉप्शन लीगली, आई विल गिव यू 5 लाख रुपीज़, ऐसा कंसिडरेशन नहीं चलता है. देन सी गार्डियन, नीचे ही है एक्सप्लेनेशन 1-A. पहले देखो एक्सप्लेनेशन, ये यहाँ तक तो हो गया 5. फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन, एक्सप्लेनेशन देखो, रोमन 1, द एक्सप्रेशन फादर एंड मदर डज नॉट इंक्लूड एन एडॉप्टिव फादर एंड एडॉप्टिव मदर. सो एडॉप्टिव फादर और एडॉप्टिव मदर अलग होते हैं, और मैंने आपको पहले ही बताया कि वंस एडॉप्शन ऑलवेज एडॉप्शन, और एक बच्चा एक ही बार गोद में दिया जा सकता है. सो दैट कैन नॉट बी द केस दैट ए और बी ने एम और एन को बच्चा गोद में दे दिया एंड नाउ एम एंड एन आर गिविंग टू वाई एंड जेड. वो नहीं चलेगा. एक बार एडॉप्शन हो गया दैट इज फाइनल, उसके बाद एडॉप्शन नहीं हो सकता है, बिकॉज एडॉप्शन इज इक्वल टू बर्थ एज पर इन द आइज ऑफ लॉ. देन सी 1A, explanation 1A, guardian means a person having the care of the person of a child or both his person and property. Person means वो खुद बच्चा, उसका body means, person means he himself and his property, and includes, अभी देखो इसमें कौन आता है गार्डियन में. A guardian appointed by the will of the father's child's father or mother. तो अगर बच्चे के माँ या बाप ने वसीयत बनाई है, विल बनाया है, एंड इन दैट विल गार्डियन इज अपॉइंटेड, और बी अ गार्डियन अपॉइंटेड और डिक्लेयर्ड बाय अ कोर्ट. तो कभी कभी ऐसा होता है कि वह प्रॉपर्टी है, देखना चाहिए, बच्चा छोटा है, माइनर है, उसको बड़ा होने में टाइम लगेगा, और माँ बाप ने कुछ विल नहीं छोड़ा है या माँ बाप ने कोई गार्डियन अपॉइंट नहीं किया है, तो कोर्ट कैन यूजिंग इट्स पावर्स अंडर द लॉ अपॉइंट अ गार्डियन. मैंने आपको गार्डियन के टाइप्स भी बताए थे माइनॉरिटी और गार्डियनशिप के एक्ट के टाइम पे. फिर से रिपीट करता हूँ, फिर से रीइटरेट करता हूँ, दोहराने में मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं है. गार्डियन से प्रकार होते हैं. नंबर 1 नेचुरल गार्डियन. नेचुरल गार्डियन मीन्स कौन? जन्म देने वाले माता पिता. नंबर 2 एडॉप्टिव पेरेंट्स. सो एक बार एडॉप्शन कंप्लीट हो गया, दे आर नाउ हैविंग ऑल पावर्स ऑफ अ नेचुरल गार्डियन, लेकिन वो फिर से एडॉप्शन में नहीं दे सकते, इसलिए एडॉप्टिव पेरेंट्स. देन नंबर 3 गार्डियन अपॉइंटेड बाय अ विल. उसको लीगल लैंग्वेज में टेस्टामेंट्री गार्डियन बोलते हैं, टेस्टामेंट्री गार्डियन. एंड नंबर 4 इज गार्डियन अपॉइंटेड बाय कोर्ट. सो 4 गार्डियन हो गए. नंबर 1 नेचुरल गार्डियन, नंबर 2 एडॉप्टिव पेरेंट्स, नंबर 3 गार्डियन टेस्टामेंट्री गार्डियन, गार्डियन अपॉइंटेड बाय अ विल, नंबर 4 गार्डियन अपॉइंटेड बाय अ कोर्ट. और एक प्रकार का गार्डियन होता है जिसको डी फैक्टो गार्डियन बोलते हैं. डी फैक्टो, DEFACTO, लीगल मैक्सिम है. डी फैक्टो मीन्स विदाउट एनी अथॉरिटी. किसी ने उसको, वो नेचुरल गार्डियन नहीं है, ये चारों कैटेगरी में नहीं है. ही इज नाइदर नेचुरल गार्डियन, नाइदर एडॉप्टिव पेरेंट, नाइदर गार्डियन अपॉइंटेड बाय विल, एंड ऑल्सो नॉट गार्डियन अपॉइंटेड बाय द कोर्ट. लेकिन फॉर ऑल पर्पज ही इज टेकिंग केयर ऑफ द पर्सन एज वेल एज प्रॉपर्टी ऑफ द माइनर. सो ये जो डी फैक्टो गार्डियन है, ही कैन अप्रोच द कोर्ट एंड टेल द कोर्ट कि मुझे गार्डियन अपॉइंट कर दो. अगर उसका कुछ भी इंटरेस्ट वो प्रॉपर्टी में क्लैश नहीं होता है, देयर इज नो राइवल इंटरेस्ट बिटवीन हिम एंड द माइनर, उस आदमी को वो बच्चा गोद दिया जा सकता है. सी कोर्ट को भी क्या करना पड़ेगा, गार्डियन अपॉइंट करना है तो कोई कॉम्पिटेंट पर्सन ढूंढना पड़ेगा जो काबिल है. तो काबिलियत क्या है? नंबर 1 मेजर, नंबर 2 साउंड माइंड, नंबर 3 कि ही मस्ट नॉट हैव एनी, या वही प्रॉपर्टी के ऊपर मेरा ही क्लेम है, तो आई कैन नॉट बी माइनर फॉर दैट चाइल्ड, क्योंकि मैं उसका इंटरेस्ट को प्रेजुडाइज करूँगा. सो राइवल इंटरेस्ट नहीं चलता है, रूल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस भी वायलेट होता है, और प्रोप्राइटरी का भी उसमें क्वेश्चन होता है. देन सी सब एक्सप्लेनेशन 2, कोर्ट मीन्स द सिटी सिविल कोर्ट और अ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट within the local limits of whose jurisdiction the child to be adopted ordinarily resides. तो मैंने आपको अभी बताया कि कौन से कोर्ट के सामने होता है, सेम थिंग है. कोर्ट मीन्स सिटी सिविल कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट. तो अगर मेट्रोपॉलिटन सिटी है और जहाँ पे सिटी सिविल कोर्ट है वहाँ पे सिटी सिविल कोर्ट, और जहाँ पे सिटी सिविल कोर्ट नहीं है, जैसे थाने है, हमारा थाने सिटी जो डिस्ट्रिक्ट प्लेस है, वहाँ पे इट विल गो टू द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बिफोर द एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज. This is about section 9. Very important.
अगर कुछ क्वेरी है तो आप मुझको लाइव लेक्चर्स में भी पूछ लो, गूगल मीट में जब भी हम लोग है तभी। ओनली क्वेश्चन तभी पूछना है जब भी मैं चांस दूंगा, नहीं तो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हो जाता, मैं कुछ और पढ़ा रहा हूँ, कुछ और बोल रहा हूँ, तो सडनली उधर मत पूछो। जब भी क्वेरी सेक्शन होता हो, यू जस्ट लेट मी नो दैट सर दिस इज क्वेरी विथ रिस्पेक्ट टू एडॉप्शन एंड यू कैन गो अहेड। एंड क्वेरी आप पूछोगे ना, उसमें मुझे पता चल जाएगा वेदर यू हैव एक्चुअली वॉच द वीडियो और नॉट। नहीं तो कुछ लोग बहुत स्मार्ट होते हैं, वीडियो देखते ही नहीं है एंड दे विल गो ऑन आस्किंग क्वेरीज। सो आई एम नॉट सिटिंग हियर टू कंप्लीटली कीप ऑन रिपीटिंग इट। तो आपके क्वेरी से ही मुझे पता चल जाएगा वेदर यू हैव रेड इट या आप कंप्लीट जीरो हो और कुछ मालूम नहीं है। सो दैट काइंड ऑफ क्वेश्चंस आई विल नॉट अलाउ एंड एंटरटेन। बट अदरवाइज कुछ डिफिकल्टी है, समझ में नहीं आया है, तो क्वेरीज आर ऑलवेज वेलकम, नो इश्यूज अबाउट दैट। देन सेक्शन 10, person who may be adopted. So who can be subject matter of the adoption? Read section 10. No person shall be capable of being taken in adoption. No person shall be capable of being taken in adoption unless the following conditions are fulfilled. Unless the following conditions are fulfilled, namely, number 1, he or she is a Hindu. Number 2, he or she has not been already adopted. I told you, एक बार adoption होने के बाद में second adoption is not permissible. So वो condition यहाँ पे clear हो गई। section 2 Roman 2, section 10 Roman 2, he or she has not already been adopted. Then number 3, he or she has not been married. Unless there is a custom or usage applicable to the parties which permits the person who are married being taken in adoption. See, देखो क्या होता है, एडॉप्शन में प्रैक्टिकली ए फैमिली में से आप बी फैमिली में चले जाते हो, तो आपके साथ पूरा चेंज हो जाएगा आपके फैमिली का। तो इफ़ यू आर मैरिड, योर वाइफ, अगर आपके चिल्ड्रन बच्चे हो चुके तो वो सबका ही पैटर्न ही चेंज हो जाता है ना, फैमिली चेंज हो जाती है। तो दैट इज नॉट परमिसिबल इन ऑल केसेस, अगर ऐसा कस्टम और यूसेज है तो ही। देन नंबर 4, he or she has not completed age, he or she has not completed the age of 15 years. So 15 साल के नीचे के बच्चों को ही अडॉप्ट किया जा सकता है। 15 वर्षाचा खाली असेल तरच दत्तक घेता येतं, तो ही गोद में दिया जा सकता है। Unless there is a custom or usage applicable to the parties which permits person who have completed the age of 15 years being taken in adoption. Again, custom usage very very important from overriding effect, लेकिन वो दोनों को होना चाहिए। Then section 11, next one, other valid conditions of adoption. तो ये तो हो गया कि देने वाला कौन दे सकता है, लेने वाला कौन ले सकता है, किसको दिया जा सकता है, ये 3 हो गए। बट देयर आर सर्टन अदर कंडीशंस ऑल्सो। अदर कंडीशंस फॉर अ वैलिड एडॉप्शन, इन एवरी एडॉप्शन, सेक्शन 11, इन एवरी एडॉप्शन द फॉलोइंग कंडीशंस मस्ट बी कंप्लाइड। सो मैंडेटरी है, मस्ट बी कंप्लाइड विथ। नंबर 1, रोमन 1, इफ द एडॉप्शन इज ऑफ अ सन, अगर लड़के को गोद लिया जा रहा है, द एडॉप्टिव फादर और एडॉप्टिव मदर, तो माँ या बाप कौन भी ले रहा है वो, बाय हुम द एडॉप्शन इज मेड मस्ट नॉट हैव अ हिंदू सन, सन सन और सन सन सन, वेदर बाय लेजिटिमेट ब्लड रिलेशनशिप और बाय एडॉप्शन लिविंग एट द टाइम ऑफ एडॉप्शन। सो अगर कोई बच्चे को गोद लिया जा रहा है, लड़के को, पुरुष को, पुरुष तो नहीं बोल सकते हैं, लड़का पुरुष का, उसका भी तो जेंडर डेवलप भी नहीं हुआ, उसको आप मर्द तो नहीं बोल सकते हो, लेकिन लड़का अगर गोद में लेना है, फादर और मदर कोई भी हो, तो कंडीशन क्या है, दैट ही मस्ट नॉट हैव अ सन, ही और शी मस्ट नॉट हैव अ सन, सन सन और सन 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 लिविंग बाय एडॉप्शन और लेजिटिमेट ब्लड रिलेशनशिप और बाय एडॉप्शन। अभी देखो, सो बेटा नहीं होना चाहिए इन एग्जिस्टेंस, बेटे का बेटा या बेटे का बेटे का बेटा, ये होगा तो एडॉप्शन में नहीं मिलेगा एट द टाइम ऑफ एडॉप्शन। देन नंबर 2, सेम कंडीशन डॉटर का, इफ द एडॉप्शन इज ऑफ अ डॉटर, द एडॉप्टिव फादर और मदर, द एडॉप्टिव फादर और मदर बाय whom the adoption is made
must not have a Hindu daughter or son's daughter, whether by legitimate blood relationship or by adoption, living at the time of adoption. So लड़की must not have a Hindu daughter or son's daughter, तो उसको लड़की भी नहीं होनी चाहिए, लड़के को लड़की भी नहीं होनी चाहिए, तो ही मिलेगा. Number 3, if the adoption is by a male and the person adopted is a female, तो जहाँ पे एक मर्द एडॉप्शन कर रहा है लेकिन लड़की को अडॉप्ट कर रहा है, फीमेल को अडॉप्ट कर रहा है, द एडॉप्टिव फादर इज एट लीस्ट 21 years older than the person to be adopted. सो मिनिमम एज ग्रुप मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि 21 years का गैप लगता है, नहीं तो क्या होगा. आई एम से 47 नाउ एंड आई वांट टू अडॉप्ट डॉटर, एक लड़की को मैं गोद लेना चाहता हूँ जो 35 साल की है, तो हमारे बीच में डिफरेंस कितना हो गया, 7 और 5 12 साल का ही डिफरेंस हो गया. सो मिनिमम 21 साल का डिफरेंस होना चाहिए. आइडियल इसी क्या होता है, बच्चे कभी होते हैं लीगली, बच्चा पैदा होने के लिए 18 साल का हो गया तो भी बहुत हो गया. सी कंसेप्शन इज समथिंग डिफरेंट एंड बीइंग पेरेंट इज समथिंग डिफरेंट. तो कंसेप्शन के लिए एक बार प्यूबर्टी हिट हो गया, सो द मोमेंट अ बॉय स्टार्ट्स गेटिंग इरेक्शंस एंड अ गर्ल गेट्स हर मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो वो जब भी उसका जो ये होता है व्हाट यू कैन से, उसका जो प्रोसेस और साइकिल है, रिप्रोडक्शन कैन टेक प्लेस. लेकिन शादी करने का लीगल और परमिसिबल एज क्या है, 21. सो 21 साल में अगर शादी हो रही तो इमीडिएटली अगर बच्चा हो गया, इमीडिएटली 1 साल के अंदर होता है, कभी कभी जल्दी हो जाता है. सी कोणाला कधी सूर गवसेल उसका कुछ ये नहीं, कोई हिसाब नहीं है. आई माई सेल्फ हैड अ सन, आई गॉट मैरिड इन February 2000 एंड माई सन वॉज बॉर्न इन January 2001. 1 साल के अंदर ही हो गया. मई या जून में हमको पता चल गया कंसेप्शन हुआ है. तो दैट वाज लाइक विदिन 4 months ऑफ मैरिज एंड 11th मंथ के अंदर वो बच्चा जन्म ले चुका था. सो 2 और 9 मतलब कैसा कि 2 महीने के बाद कंसेप्शन हो गया समझो, और 9 महीने में बच्चा हो गया. सो इनफैक्ट वी परफॉर्म, वो जो नाम रखने का सेरेमनी होता है, नामकरण, मराठी त्याला बारसं म्हणतात, नेमिंग सेरेमनी, हमने हमारे शादी के फर्स्ट एनिवर्सरी को किया था. सो माय मैरिज फर्स्ट एनिवर्सरी के दिन ही मेरे बच्चे का नामकरण हुआ. भगवान की देने जल्दी हो गया. किसी को ट्राई करना पड़ता है, किसी को ट्रीटमेंट लेनी पड़ती है, तो उसका कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं. लेकिन मुझे बच्चा जब भी हुआ, मेरी शादी हुई तभी मैं 26 years का था, और 27 years का था तभी मुझे लड़का हो गया. सो अभी हमारे बीच में गैप नहीं, एज डिफरेंस 27 years का है. अभी शादी मेरी लेट हो गई, एजुकेशन सब चलते रहता है, टाइम लगता है. तो कम से कम अगर फिक्स एज है 21, तो 21 से पहले तो बच्चा हो ही नहीं सकता. सेम कंडीशन हैज़ बीन मेंटेन. और रिस्पेक्ट, हायरार्की और अंडरस्टँडिंग, देन मॅच्युरिटी, स्वतःची जबाबदारी समजायला तेवढं एज लगता है, तो बच्चों को गोद में नहीं देते. सो 21 years का डिफरेंस होना चाहिए. इफ द एडॉप्शन इज बाय अ मेल एंड द पर्सन टू बी अडॉप्टेड इज फीमेल, the adoptive father is at least 21 years older than the person to be adopted. Then see Roman 4, same. If the adoption is by a female and the person to be adopted is a male, the adoptive mother is at least 21 years older than the person to be adopted. Same condition रखा हुआ है. Then Roman 5, the same child may not be adopted simultaneously by 2 or more persons. तो एक पिक्चर था, उसमें 2-3 लोग मिलके एक बच्चा गोद लेते हैं. पिक्चर में कुछ भी दिखाते हैं, पिक्चर इज ऑल हाइपोथेटिकल और बहुत कुछ बकवास कुछ भी दिखाते हैं. तो 2-3 दोस्तों ने मिलके एक बच्चे को गोद ले लिया, तो तीनों उसके माया तूने उसके बाप बन गए. दैट इज़ नॉट डन. साइमल्टेनियस एडॉप्शन नहीं हो सकता है. तो वहाँ पे एक हो सकता है कि तीनों में से कोई एक एडॉप्ट करे तो वो बाप बनेगा, बाकी के दोनों चाचा बनेंगे. द सेम चाइल्ड मे नॉट बी एडॉप्टेड साइमल्टेनियसली बाय 2 or more persons. नाउ सी द प्रोसीजर, व्हाट इज एग्जैक्टली रिक्वायर्ड. मैंने लास्ट लेक्चर में बोला था शेयर मार्केट में कैसा होता है, शेयर बेचने का, शेयर लेने का, देवानुचे लेवानुचे. सो व्हाट इज रिक्वायर्ड इन लॉ इज द एक्चुअल प्रोसेस ऑफ गिविंग इन एडॉप्शन एंड टेकिंग इन एडॉप्शन. बाकी होम हवन उसके लिए कुछ स्पेशल पूजा वगैरह का जरूरत तो नहीं रहता है.
Read 6, Romans 6. The child to be adopted must be actually given and taken in adoption by the parents or guardian concerned, or under their authority, with the intent to transfer the child from the family of its birth, or in case of an abandoned child or child whose parentage is not known, तो जहाँ पे उसके माता पिता का पता नहीं है, from the place or family where it has been brought up to the family of its adoption. So ये गिविंग, अभी देखो एक एग्जांपल देता हूँ. आई एम ट्रैवलिंग इन अ ट्रेन, मैं बैठा हुआ हूँ और मेरे सामने एक आदमी आके खड़ा हो जाता है जिसके गोद में एक बच्चा है. हमारे यहाँ पे होता है ना, कई बार ट्रेन में ट्रैवल करते तो लेडीज़ को इधर भेज देते हैं लेडीज़ कंपार्टमेंट में, तो वो या समझो एग्जाम्पल को ट्विस्ट करो, बच्चों को भी एक एज तक लेडीज़ में जा सकते हो, और लेडीज़ में थोड़ा सा भीड़ कम होता है कंपैरेटिवली. सो क्या हुआ, एक पेरेंट्स है, एक माँ बाप है, एक पति पत्नी और एक बच्चा है, तीनों लोग मुंबई जा रहे किसी काम से. तो पति ने क्या बोला, अरे भीड़ वगैरह होता है, एक काम करो तुम लड़के को बच्चे को लेके या बच्ची को लेके लेडीज़ कंपार्टमेंट में जाओ, मैं जनरल कंपार्टमेंट में, मेल कंपार्टमेंट में जो जनरल कंपार्टमेंट है, देयर इज़ नो मेल कंपार्टमेंट. लेडीज़ कंपार्टमेंट अलग होता है और एक जनरल कंपार्टमेंट होता है. तो मैं जनरल कंपार्टमेंट में आता हूँ. हम लोग पॉपुलरली बोलते हैं जेंट्स डब्बा, बाई महिला का डब्बा, लेकिन महिलाओं का डब्बा अलग होता है. जो कर्क रोगी है, कैंसर पेशेंट्स है, उनका प्लेस रिजर्व होता है, और डिसेबल्ड और सीनियर सिटीजन्स का भी अलग कंपार्टमेंट होता है, रिजर्व्ड. तो लेडीज़ कंपार्टमेंट में कोई पुरुष या जेंट नहीं जा सकता है, लेकिन जेंट्स कंपार्टमेंट में लेडीज़ आ सकती है क्योंकि वो जनरल कंपार्टमेंट है. सो अभी ये दोनों ने तय किया कि तुम एक काम करो, उसको लेके उधर चढ़ जाओ. अभी वो खड़ी रहती है, तो एक थोड़ी सी बड़ी एज में मिडिल एज वाली औरत है, तो बोलते अरे बाप रे, बच्चे को लेके खड़ी है, कहीं ब्रेक वेक लगा गिर गई तो, या ट्रेन में जाए, तो बोलते एक काम करो, बच्चे को मेरे पास दे दो, द्या तुमचा मूल माझ्याकडे द्या, मी त्याला घेते कडेवर, और बच्चों को थोड़ा सा खिड़की में वगैरह बिठाओ, विंडो में तो बाहर देखते टाइम पास करते बैठे. तो उसने गोद में दिया, उसने ऐसे गोद में बिठाया और बच्चे को देखे एंजॉय किया. अभी आगे जाके उसको भी बैठने की जगह मिल गई, तो बच्चा उसको वापस कर दिया. लेकिन ये गोद में दिया है, लेकिन इंटेंशन क्या है, उसको एक्चुअली गोद में नहीं दिया, उसको एडॉप्शन में नहीं दिया. एडॉप्शन देते वक्त इरादा क्या होना चाहिए, खाली बच्चा दूसरे के हाथ में दिया तो दिया नहीं. देने के पीछे इंटेंशन क्या होना चाहिए कि मैं आपको एक बच्चा गोद दे रहा हूँ, आई एम गिविंग यू दिस चाइल्ड इन एडॉप्शन. तो ये जो गिविंग और टेकिंग है, दैट मस्ट बी विथ इंटेंशन ऑफ एडॉप्शन. नहीं तो कल ये औरत बोलेगी अरे मुझे दादर उतरना है, अपने बच्चे को ले लो, तो बोलेगा अरे मैंने तो आपको गोद में दे दिया, अभी मेरा कुछ संबंध नहीं, मैंने आपको एडॉप्शन में दे दिया. दैट विल नॉट डू. तो कैसे होता है कि वो देते वक्त और लेते वक्त वो इंटेंशन होना चाहिए देने वाले का कि मैं बच्चा आपको गोद दे रहा हूँ, आई एम गिविंग यू इन एडॉप्शन, दत्तक दे तो है. और लेने वाला का भी इंटेंशन होना चाहिए कि मैं बच्चा गोद ले रहा हूँ, आज से ये मेरा हुआ, दिस इज नाउ माई चाइल्ड. तो ये इंटेंशन रहेगा, और गिविंग टेकिंग एक्चुअल होना चाहिए, तो ही वो होता है. See the proviso, Romans 6 proviso, provided that the performance of दत्त होमम, वही मैं आपको बोल रहा था, दत्त होमम मतलब एक रिचुअल हो गया, shall not be essential to the validity of an adoption. तो आप करना चाहते हो तो करो, एक दत्त होमम जैसा एक सेरेमनी होता है, वो करो तो भी चलेगा. लेकिन वो नहीं किया, जैसे शादी में होता है ना कि सप्तपदी नहीं किया तो शादी इनवैलिड हो गया, अनंतकारा नहीं किया सरदार लोगों में, सिख लोगों में, तो शादी इनवैलिड हो गया. या जैसे हमारे बौद्ध लोग हैं, उनमें जो एक सिस्टम रहता है वो नहीं किया फॉलो, तो दैट विल बी अ प्रॉब्लम. सो ऐसा कुछ वैलिडिटी इफेक्ट नहीं होगा, किया तो भी ठीक है और करना ज़रूरी नहीं है. Provided that the performance of the datta homam shall not be essential to the validity of an adoption. Okay. So यहाँ पे सेक्शन 11 तक खत्म हो गया. Now effects of adoption, then rights of adoptive parents to dispose of property and determination of adoptive mother in certain cases. और आगे के जो सेक्शंस है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे. सो नाउ व्हाट इज रिमेनिंग इज सेक्शन 12 टू सेक्शन 17 that we will be doing in our next lecture.